नमस्कार। आज मैं बारिश और नदियों के पाठ के दूसरे भाग को लेकर आई हूँ। आइए वीडियो देखें और देखें कि नदियों में पानी कैसे बहता है। नदियाँ मानव सभ्यता की रीढ़ है। वे हमें ताज़ा पानी प्रदान करते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि साफ सफाई, कपड़े धोने, पीने आदि के लिए उपयोग होती हैं। नदियों के बिना जीवन ठहर जाएगा। नदियाँ बिना रुके बहती रहती हैं। तो छात्रों, इस पाठ में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहली, बहती हुई नदियाँ। दूसरा, एक धारा का एक विस्तृत नदी में परिवर्तन। तीसरा, बाढ़ के मैदान और बाढ़। चौथा, मिट्टी के क्षरण को रोकना। मुख्य शब्द। पहला, धारा, पृथ्वी पर बहता पानी का एक स्रोत है। दूसरा, सहायक नदियाँ, एक नदी या जलधारा जो किसी बड़ी नदी या झील में बहती हैं। तीसरा, तलछट। तलछट एक ठोस पदार्थ है जो एक नए स्थान पर स्थानांतरित होकर जम जाता है। चौथा, बाढ़, पानी की एक बड़ी मात्रा का सामान्य सीमाओं से अधिक बहना। पाँच, वनस्पति, एक पादप समुदाय जो प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और मानव सहायता के बिना विकसित हुआ है और लंबे समय से मानव द्वारा परेशान नहीं किया गया है। संकल्पना मानचित्र। नदियाँ। जब पृथ्वी पर बारिश या वर्षा होती है तो जल के साथ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। इसका कुछ भाग मिट्टी में रिस जाता है, कुछ भूमि के ऊपर बह जाता है और शेष जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में मिल जाता है। एक जलधारा का एक विस्तृत नदी में परिवर्तन। एक नदी आमतौर पर एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है। जैसे ही यह बहना जारी रखती है, यह छोटी धाराओं के जुड़ने के कारण बड़ी और चौड़ी होती जाती है। ये छोटी नदियाँ या धाराएं जो एक बड़ी नदी में मिलती है, वे सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे जैसे नदी का विस्तार होता है, उसकी गति कम होती जाती है। यह अपने तल और तटों पर जमा किए गए तलछट और रेत को जमा करना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से मैदानों का निर्माण होता है। जैसे ही नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, उसकी गति कम हो जाती है और यह अवसाद और रेत को नहीं ले जा सकती है। इसके बजाय यह उन्हें अपने मार्ग में जमा करती हैं, जिससे वह जगह भर जाती है।
बाढ़ के दौरान समुद्र तक पहुंचने के लिए पानी के लिए नए मार्ग बनाए जाते हैं, जिससे एक डेल्टा बनता है। कृष्णा और गोदावरी नदियां पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। इन नदियों में साल भर पानी रहता है, जो छोटी नदियों के विपरीत होती है, जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं। बाढ़ के मैदान और बाढ़। बरसात ऋतु के दौरान नदियों में जल स्तर में परिवर्तन होता है। उस समय भर जाती हैं, लेकिन शुष्क ऋतु में सिकुड़ जाती हैं। नदियों के तल में विशाल चौड़ाई और ऊंचे किनारे होते हैं, जो रेत और कंकड़ से भरे हुए हैं। बाढ़ के मैदान, जिसमें पेड़ नहीं होते, भारी वर्षा के कारण स्थायी वनस्पति का समर्थन करने में असमर्थ हैं। कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी प्रमुख नदियां अत्यधिक वर्षा ऋतु के दौरान परिणाम स्वरूप बाढ़ का सामना कर सकती हैं। हाल के वर्षों में भारत में बाढ़ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। हर साल वर्षा ऋतु के दौरान देश का कोई न कोई हिस्सा बाढ़ का सामना करता है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या, कृषि और जानवरों को व्यापक नुकसान होता है। आइए यह निर्धारित करें कि क्या हमने इन बाढ़ों का कारण बनने में कोई भूमिका निभाई है। भूमि पर वनस्पति वर्षा के पानी को धीमा कर देती है, जिससे यह धीरे धीरे मिट्टी में प्रवेश कर पाता है और अचानक बाढ़ को रोकती है। यह अधिक पानी को अवशोषित करने में भी मदद करता है और वर्षा जल के कारण होने वाले मिट्टी के क्षरण को कम करता है। वनस्पति के बिना ऊपरी मिट्टी बह जाती है, जिससे नदी की गहराई और पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे न्यूनतम वर्षा के साथ भी बाढ़ आ जाती है। हालांकि वनस्पति मिट्टी के कटाव को काफी हद तक कम कर देती है। वृहद वृक्षारोपण यानी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। विश्व भर में सरकारें पर्यावरणीय स्थिरता के लिए तेजी से वनस्पतिकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। तेलंगाना इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और इसके महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना सरकार पूरे राज्य में 2.3 अरब पौधे लगाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें प्रत्येक गांव में 40,000 पौधे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सालाना 4 मिलियन पौधे लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस कार्यक्रम में प्रतिनिधियों, अधिकारियों, ग्रामीणों और समुदाय के सदस्यों सहित हितधारक विभिन्न स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन को रोकना। वनस्पतियां बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ की जड़ें मिट्टी की अखंडता और सतही जल की गति को धीमा कर देती है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। सड़क निर्माण के समय अक्सर परिपक्व पेड़ों को हटा देते हैं, जिससे नए वृक्षारोपण की प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नवस्थापित वनस्पतियों की सुरक्षा सफलता के लिए आवश्यक है। हरिता रक्षक समितियां ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर प्रगति की देखरेख करते हैं, जिसके अध्यक्ष सरपंच के रूप में कार्य करते हैं। भारत के तट पर चक्रवात विनाशकारी तूफान लाते हैं, जिनमें तेज हवाएं, भारी बारिश और ऊंची लहरें होती हैं। ये जून और दिसंबर के बीच घटित होते हैं, जबकि सबसे विनाशकारी घटना नवंबर 1977 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 9,941 लोगों की जान चली गई और कम से कम 100 गांवों का विनाश हुआ। इसका प्रभाव सामाजिक संगठन और तैयारी से प्रभावित होता है, जिसका नुकसान सबसे गरीब को भुगतना पड़ता है। सबसे गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बाढ़ के पानी के पीछे हटने के बाद सभी जल स्रोत दूषित हो जाते हैं, जिससे गरीबों को दूषित पानी का उपयोग करना पड़ता है और उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्षतिग्रस्त सड़कें और भारी वर्षा राहत कार्यों को जटिल बनाती हैं। तत्काल क्षति जैसे जीवन का नुकसान महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बाढ़ से निपटने के लिए सावधानियां। मीडिया के माध्यम से चक्रवातों और बाढ़ के बारे में समय समय पर जानकारी लें और दूसरों को भी सूचित करें। आवश्यक वस्तुओं के साथ एक आपातकालीन किट तैयार रखें। चक्रवात की स्थितियों के लिए अग्रिम में एक सुरक्षित आश्रय खोजें। यदि आवश्यक हो तो अपने घर को मजबूत करें। चक्रवात की चेतावनी जारी होने पर पानी और भोजन को वाटरप्रूफ कंटेनर में स्टोर करें। चक्रवात की चेतावनी के दौरान और बाद में घर के अंदर रहें और समुद्र से दूर रहें। पहला, उबला हुआ पानी पिएं। दूसरा, भोजन को ढक कर रखें और अधिक खाने से बचें। तीसरा,
दस्त के लिए प्राकृतिक उपचार जैसे कच्ची चाय, चावल का पानी, कोमल नारियल का पानी का उपयोग करें। चौथा, सुनिश्चित करें कि बच्चों के पास खाने के लिए पर्याप्त है। पांचवा, ब्लीच और चूने से आसपास के वातावरण को कीटाणु रहित करें। छठा, बाढ़ के पानी से दूर रहें, सुरक्षात्मक जूते पहनें और गहराई और प्रवाह की जांच करें। सातवां, ऐसा भोजन न खाएं जो बाढ़ के पानी को छूता हो। आठवां, ग्रामीण क्षेत्रों में नल का पानी उबालें और शुद्धिकरण के लिए हैलोजन की गोलियों का उपयोग करें। नौवां, बाढ़ के दौरान सांपों से सावधान रहें। निष्कर्ष, वर्षा के रूप में गिरने वाला पानी को लगातार पुनर्वर्तन किया जाता है क्योंकि पानी तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल सकता है। मूल्यांकन: